कराची जैसे बड़े शहर को संभालने में सबसे मुश्किल पहलू कौन सा था आपके लिए, जो आपने देखो कि वाकई बहुत मुश्किल है ये? कराची बहुत बड़ा शहर है भाई साहब, बहुत बड़ा शहर। 2 चीज़ें ऐसी हैं मेरी नज़र में कि वो हद से ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनती हैं। एक ये कि वहाँ का जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम और जिस बेहंगम अंदाज़ में उस शहर को बड़ा किया गया है और फिर जिस बेहंगम अंदाज़ में तजावुज़ात के लिए इजाज़तें दी गई हैं। अब आप देखें ना, लफ्ज़ है तजावुज़ात, जी हाँ। लेकिन अगर वो बाकायदा इजाज़त से हो तो फिर उसको आप कैसे तजावुज़ात में शुमार करेंगे? लेकिन बहरहाल हैं, लोगों ने अपने इख्तियार से निकल कर जो है वो इजाज़तें दी हैं उन तजावुज़ात के लिए। और फिर उस शहर को जिस अंदाज़ में बड़ा किया गया है और जिस अंदाज़ में फैलाया गया है, वो प्लान नहीं है। अब इतना बड़ा शहर अगर प्लान ना हो, ना उसकी निकास जो है वो प्लान्ड है, ना उसकी सैनिटेशन प्लान्ड है, ना उसकी जो है वाटर सप्लाई वो प्लान्ड है, ऐसा ही है, ना उसके घर प्लान्ड है। बारिश होती है तो फिर हमें मुसीबत पड़ जाती है कि जी अब आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने पहले दिन जब हैसियत डिप्टी कमिश्नर कराची में चार्ज लिया, तो मुझे आज भी याद है कि मैं अपने दफ्तर में जब चार्ज लेने के लिए जा रहा था तो मेरा दफ्तर पानी से तकरीबन ये घुटनों तक भरा हुआ। क्या? तो अब 1-2 दिन की बारिश से ये हाल हो जाता है। तो एक तो बल्दियात का निज़ाम वहाँ पर जो है वो ठीक नहीं। ठीक नहीं है। बल्दियात के साथ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा ये कि हमारा जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है या उसको आप कहें कि उसकी जो पॉलिटिकल सुपरविज़न उस निज़ाम की हो रही है, जी, जी। वो इत्मीनान बख्श नहीं है। मतलब मैं गया हूँ तो मुझे पता है कि ये मेरा ज़िला है और मुझे इस ज़िले में अब जब गया हूँ तो बारिशें हो रही हैं और पानी जमा है जगह-जगह पे। उसकी मैं एक छोटी-सी आपको मिसाल देता हूँ कि एक चौक पर मैं गया रात को, इशा का वक़्त होगा और वहाँ पे पानी जमा था। तो मेरे साथ जो है वो वहाँ के केएमसी के डायरेक्टर साहब थे। वो ड्यूटी पे थे। तो मैंने उनको कहा कि जी डायरेक्टर साहब ये पानी क्यों जमा है? तो मुझे आगे से उन्होंने जवाब दिया कि सर ये यहाँ पे एक ब्रिज है उसके नीचे कुछ फँसा हुआ हो। अंदाज़ा लगाएँ जवाब से। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने बिल्कुल ऐसे जब नज़र घुमाई तो सामने दुकान थी। दुकान में एक दुकानदार बैठा हुआ था। मैंने दुकानदार को इशारा किया, मैंने कहा भाई इधर आएँगे? वो आए तो मैंने कहा जी यहाँ पर ये पानी जो खड़ा है इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो ये पुल है इसके नीचे कुछ कोई चीज़ फँसी हुई होगी। मैंने कहा ठीक है आप जाएँ। एक रिक्शा वाला खड़ा था। मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा भाई इधर आ जा इधर। मैंने कहा ये पानी क्यों खड़ा है? उसने कहा जी ये पुल है इसके नीचे कुछ फँसा हुआ है। मैंने डायरेक्टर साहब को कहा, मैंने कहा डायरेक्टर साहब जो बात इस रिक्शे के ड्राइवर को मालूम है, जो बात उस दुकानदार को मालूम है, आप भी वही बात कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ के डायरेक्टर हैं? ऐसा ही है। तो मैंने कहा जी आपके पास 1.5 से 2 घंटे का टाइम है। मैं 2 घंटे के बाद आऊँ और यहाँ पर पानी होगा तो अच्छा नहीं होगा। मैं 1.5 घंटे के बाद आया तो चौक पे पानी नहीं था। क्लियर था सब कुछ। तो जब आप अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे, बिल्कुल। आपको इदराक नहीं होगा लोगों की परेशानियों का, आपको ये पता नहीं होगा कि मैंने इसके लिए हल क्या तलाश करने हैं। ये जो एक ख़ामी है हमारे पूरे इस निज़ाम में मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के, ये भी कराची के जो है इन मसाइल की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह है। तो ये 2 बुनियादी जो चीज़ें हैं, आपने मेरे ज़हन में हाँ, जो है वो ये मुखलिस होके अपने काम के साथ चलना चाहिए। अच्छा, कराची में आप अपना किरदार अच्छा निभा रहे थे, तो आपको कराची से बेदखल और सस्पेंड करने में सुना है कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी का हाथ था, ये सच है? कैसे साहब हमेशा सियासतदान बदनाम होता है, हमेशा सियासतदान बदनाम हो। अब ये बड़ा आसान काम है कि मेरे वहाँ से जाने का सबब आसिफ अली ज़रदारी साहब को बना दिया जाए। हालाँकि शायद मैं ये कहूँ तो ये हकीकत नहीं बल्कि 100% हकीकत होगी कि मुझे कराची बुलाने में उनका किरदार था, वहाँ से भेजने में उनका किरदार नहीं था। अच्छा। तो लेकिन कराची से जाने में मेरा किरदार अगर मैं रिवील करूँ, मैंने आज तक इसको कभी पब्लिकली रिवील नहीं किया, आज आपके प्रोग्राम में रिवील करना चाहता हूँ कि उसमें के पीछे 2 अफ़राद थे। एक का नाम जनरल फैज़ हमीद था ठीक है। और जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए ही बराह रास्त इमरान खान साहब जो हैं हमारे उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म जो थे, ठीक। और अब दोनों ही जेल में हैं। हाँ, तो वकाफ़ात भी कोई चीज़ हुआ करती है। ऐसा ही है, बिल्कुल। इमरान खान साहब को जब ये पता चला कि जी ये कराची चला गया है और वहाँ डिप्टी कमिश्नर लग गया है, मीटिंग में बड़े उससे पूछा
कि जी मौलाना फजल रहमान का भाई कैसे वहाँ चला गया और कैसे वहाँ डिप्टी कमिश्नर बन गया, तो फिर इसको फ़ौरन वापस बुलवाएँ। फिर अब पीपल्स पार्टी के हुकूमत पर उसका बस नहीं चलता कि जी वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वो दबाव डाले और वो मुझे वापस करें। तो फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को इस्तेमाल किया। जनरल फैज़ हमीद साहब को भी इन्होंने कहा कि जी इतनी आसानी से तो नहीं, अब तो हम उनको लेकर आए हैं, तो 3 साल के लिए आए हैं। तो फिर आपको है एक अजीब बात बताऊँ कि फिर जो चैनल इस्तेमाल हुआ, वो पाकिस्तान की उस वक़्त की चीफ जस्टिस जस्टिस गुलज़ार साहब का था। अच्छा, कि जस्टिस गुलज़ार साहब को फैज़ हमीद साहब ने कहा कि जी इनको वापस कराना है। फिर जस्टिस गुलज़ार चूँकि उस वक़्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, तो उस वक़्त उनको फिर बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर कहा गया कि अगर आप इनको वापस नहीं करेंगे, तो फिर हम आपके जो है इख्तियारात सल्ब कर लेंगे। यहाँ चूँकि बड़े केसेज़ हमारे सिंध हुकूमत के हमारे साथ लगे हुए हैं, तो अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी उन केसेज़ को बुनियाद बनाकर आपके इख्तियारात सल्ब कर लेंगे। तो मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब ने और उस वक़्त अभी भी वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ, उनके साथ मैंने काम भी किया है। तो मुझे कहा कि जी आज ये सारी सूरत-ए-हाल हुई है, तो हम मौलाना साहब से राब्ता करना चाह रहे हैं, तो मौलाना साहब मिल नहीं रहे। मैंने कहा जी मौलाना साहब से राब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनको खुद ही सारी सूरत-ए-हाल बता दूँगा। लेकिन आपको मेरी वजह से इतने मसले दरपेश हों ये मैं नहीं चाहता। तो अभी अभी जो है ना आप मुझे रिलीव कर दें, मुझे वापस भिजवा दें, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपके लिए मसले बन रहे हैं, इतने ज़्यादा एक सूबाई हुकूमत के लिए मसले बने और सिर्फ़ एक डिप्टी कमिश्नर के लिए के हवाले से बने, तो मैं नहीं चाहता था। तो ये मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट की कि जी आप वो कर लें, लेकिन उसके पीछे असल में जो मुहर्रिकीन थे, असबाब वो मैंने आपको बता दिए। वो कुछ और थे। लेकिन इल्ज़ाम में जो था वो आसिफ अली वो ऐसे अब वही बात को उछालने के लिए। उछालने के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है, मैंने तो आपको कहा कि शायद वो मुझे वहाँ सिंध ले जाने में उनका उनके किरदार हो हाँ, और निकालने में नहीं उनका किरदार नहीं। हाँ, ज़बरदस्त हो गया। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी को किन बड़े मसाइल का सामना है? मेरे ख़्याल में हमारी ब्यूरोक्रेसी 2 चीज़ों से निकल आए, तो शायद बहुत से मसाइल हमारे हल हो जाएँ। एक ये कि ये जो सिस्टम आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये निज़ाम अंग्रेज़ का निज़ाम बिल्कुल। और अंग्रेज़ ने ये निज़ाम अगर दिया था, तो इसलिए दिया था कि उन्होंने रूल करना था और उस रूल को करने के लिए उनको अपने लोग सिस्टम में चाहिए और उसको डेवलप किया उन्होंने इस अंदाज़ में। आज भी हमारे ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग आप यकीन करें कि बहुत सारे लोग वहाँ ऐसे हैं जो अवाम की खिदमत करते हैं, जिनको आप सही मानों में कह सकते हैं कि ये अवाम की खिदमत, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ, कि वो अपने आप को हाकिम समझते हैं। तो मेरे नज़दीक बुनियादी एक बात ये है कि अगर हाकिमियत बीच में से निकल जाए, खिदमत की तरफ मुतवज्जे हो जाएँ और दूसरा ये कि हम जो सियासी लोगों की सिफ़ारिशों और उनकी इस बुनियाद पर कि जी मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँगा, फिर मेरी पोस्ट रहेगी, नहीं रहेगी। भई मैं एक जगह नहीं होऊँगा तो मैं किसी और जगह जाऊँगा। जी, बिल्कुल। मैंने खिदमत करनी है तो फिर मैं एक जगह नहीं दूसरी जगह करूँगा। खुद बैठ के भी इन 2 चीज़ों से हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर निकल आएगी, तो शायद ना कोई सियासी हुकूमत उनको प्रेशराइज़ कर पाएगी और ना उनके लिए जो मसाइल हैं जो है ब्यूरोक्रेसी में खिदमत करने के, ये उनको दरपेश होंगे। तो ये मेरे ख़्याल में ये 2 ये 2 1-2 मसाइल चीज़ें हैं जो बुनियादी मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत अच्छा हो गया। अच्छा डेर इस्माइल खान हमेशा अहम शख्सियत का मरकज़ रहा है, मगर इतना अहम शहर होने के बावजूद ये इतना पसमानदा क्यों है? देखें, डेरा इस्माइल खान की खुशकिस्मती भी है और बदकिस्मती भी है। खुशकिस्मती और बदकिस्मती की वजूहात दोनों एक हैं। जहाँ तक मेरी राय गलत भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता, मेरी राय बदकिस्मती ज़्यादा है। वो ये है कि डेरा इस्माइल खान का एक तारुफ़ है, वो हज़रत मुफ्ती साहब की ज़ात से भी है, जी, हज़रत मौलाना साहब की ज़ात से भी। बिल्कुल। अब दोनों आप देख लें कि जमीयत है, जमीयत सियासत करती है। जमीयत के सियासत में जो बुनियादी चीज़ है वो है आपकी नज़रियात। नज़रियाती सियासत पाकिस्तान में हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इंतहाई नापसंद पसंद नहीं करते इस चीज़ को। इंतहाई नापसंद है। जी, बिल्कुल। यानी अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से कोई चीज़ पूछें ना कि आपकी नापसंदीदा तरीन चीज़ों में कोई चीज़ क्या है? तो वो आपको सबसे पहले कोई चीज़ बोले नज़रियाती सियासत। नज़रियाती सियासत। नज़रियाती सियासत होगी तो उनकी रिट नहीं होगी। वो जो काम आइन ने उनके लिए मुख्तस किया है, वो आइन के उस दायरे में महदूद हो जाएँगे। क्योंकि नज़रियाती सियासत है, वो सियासतदान कहेगा ये मेरा दायरा इख्तियार है, जी, हाँ। मैंने इस दायरे इख्तियार के मुताबिक काम करना है, मैंने ये इस निज़ाम में इस तरह अंदाज़ से काम करना है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का दावा ये है कि ये रियासत जो है, ये हमारे लिए बनी है
और हमने ही इसमें हाकिमियत करनी है, आप लोग बस वैसे गूंगे में काम कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज जो है वो नजरियाती सियासत है। अब यहाँ मुफ्ती साहब ने सियासत की तो नजरियाती सियासत, यहाँ मौलाना साहब ने सियासत की तो नजरियाती सियासत की। तो हर मुमकिन कोशिश की गई कि रास्ते में रोड़े अटकाए जाए। अब ये ठीक है, खुशकिस्मती है कि दुनिया में एक तारुफ है डेर इस्माइल खान का। हमारा बदतरीन मुखालिफ भी कहीं बाहर जाता है ना, तो वो कहते हैं जी डेर इस्माइल खान को अच्छा वो मौलाना साहब, जी हम तो मौलाना साहब के साथ बड़ा ताल्लुक है और ये उसका फायदा लेते हैं। जी हाँ। हमारा अब फौत हो चुके हैं हमारे अब्दुल खैल के, हमारे मुखालिफ भी थे, हमारे पड़ोसी भी थे, और हमें बड़े उससे बताया करते थे। मैं तो जब बाहर जाता हूँ तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जी मैं तो अब्दुल खैल का हूँ डेर इस्माइल, तो कहते अच्छा मौलाना साहब के गाँव के, तो मैं उनको कहता हूँ हाँ हम तो पड़ोसी हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो मैं प्रोटोकॉल एंजॉय करता हूँ मौलाना साहब के नाम से। तो ये अपनी जगह पे होगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट नजरियाती सियासत की वजह से उसके रद्द-ए-अमल में फिर रोड़े अटकाती, फिर आपको वो जो है वो इक़्तिदार से दूर रखती है, फिर आपको इक़्तिदार से महरूम रखती है। और यही एक पॉइंट जो है हमारे मुखालिफिन के लिए सबसे बड़ा एक खुशकिस्मती वाला पॉइंट है कि आजकल कि जिस वक़्त आप और हम बैठे हुए हैं, जी, जी। इस वक़्त भी अगर कोई इक़्तिदार के ऐवानों में बैठा हुआ है, तो वो सिर्फ़ इस बुनियाद पर बैठा हुआ है कि वो मौलाना फज़ल रहमान का मुखालिफ, बस। उसका कोई और क्राइटेरिया नहीं है, उसकी और कोई सलाहियत नहीं है। मेरे ख़्याल में इस वक़्त भी अगर हमारे जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, हमारे जी, जी। जिस तरह सूबाई हुकूमत में बैठे हुए हैं, बखुदा किसी एस्टेब्लिशमेंट की किसी छोटे से छोटे एहलकार को, किसी कर्नल, किसी ब्रिगेडियर को आप पूछ लें और उनको वो कहें कि जी ये जिस बंदे को आपने मुंतखब करके वहाँ बिठाया हुआ है, इसको आप अपने दरवाजे पर चपरासी भी रखना पसंद करेंगे? वो आपको शायद कहे कि नहीं यार ये हमारी इस जोगे भी नहीं है। लेकिन सिर्फ मौलाना फज़ल रहमान की मुखालफत की वजह से ये है कि वो जो है एक को गवर्नरशिप दी हुई है और एक को वज़ीर आलाशिप दी हुई है। और यही हमेशा हमारा मुखालिफ जो है उसका फ़ायदा उठाता है कि जब एस्टेब्लिशमेंट को हमारी सियासत नापसंद होती है और वो हमें साइड पे दीवार से लगाना चाहते हैं, तो हमारे मुखालिफत में ये नहीं देखते कि ये जो है वो किसी वो दर्जे का है, नहीं है, गया गुज़रा है, जैसे भी है, उठाकर उसको ले जाते हैं। मुखालिफ सिर्फ़ हाँ, सिर्फ़ ये खालसा को देखा साथ में। ये बुनियादी सबब है इस आपके सवाल का जो आपने किया है जी हाँ। कि जब आप नज़रियाती सियासत करेंगे, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट आपके लिए रुकावटें पैदा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि डेर इस्माइल खान की तारीख में आप हज़रत मुफ्ती साहब से लेकर अभी मौलाना फज़ल रहमान साहब तक जमीयत उलमा के चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स को आप निकाल दें ना, इस पूरे डेर इस्माइल खान से निकाल दें। आप बैठकर ईमान से बताइए कि उसके बाद डेर इस्माइल खान आपके लिए और ज़्यादा खंडर कस जो है वो मंज़र नहीं पेश अगर करेगा। उस्मान बचते ही नहीं है अभी से, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये एक बुनियादी सबब है जो आपने सवाल किया। सोशल मीडिया पर मशहूर है कि डेर इस्माइल खान मुख्तलिफ शख्सियात के बाहिमी इख्तलाफात की वजह से आज इसी हालत में है। कहा जाता है कि अगर एक पार्टी बिजली के मसले को हल करने का सोचती है तो मुखालिफ पार्टी उसकी राह में दीवार बन जाती है। ये सच है? कैसे आप मुझे बताएँ, इस वक़्त आपका डेर इस्माइल खान में कोई भी सोशल मीडिया पे ये कहे, कोई वैसे राह चलते हुए रोड पर कहे, चौक पर, चौराहे पर कहे, तो मैं शायद उसको ठीक नहीं कहूँगा। जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालफत और रद्द-ए-अमल और नज़रियाती सियासत की मुखालफत में ही सही, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने आपको हुकूमत तो दे दी है। जी, बिल्कुल। और वज़ीर आला से बड़ा ओहदा तो सूबे में कोई नहीं होता। नहीं होता। गवर्नर से बड़ा ओहदा तो सूबे में कोई नहीं होता। बिल्कुल। मिल गए हैं आपको, दोनों आपके शहर से हैं। जी, खान साहब। अब आप मुझे बताएँ कि क्या कौन-सी सियासी मुखालफत है कि जो जिसकी वजह से अली खान के काम नहीं हो सकते? यानी मैं जितनी मर्ज़ी मुखालफत करूँ, पहले तो मैं मुखालफत से डेर इस्माइल खान के कामों की करूँगा नहीं, अल्लाह ताला वो दिन ना लाए। आमीन। लेकिन अगर मैं किसी जगह पर बैठा हूँगा और मेरे हाथ में इख्तियार होगा, मैं वज़ीर आला हूँगा, मैं वज़ीर आज़म हूँगा, जिस तरह ये लोग बैठे हुए हैं, जी, जी। और डेर इस्माइल खान का कोई काम होगा, कोई हज़ार बार उसकी मुखालफत करे, हज़ार बार करे, तो कोई इस काबिल होगा कि उसके जो है उसको रोक सके? नहीं रोक सकता। तो नहीं रोक सकता। तो पार्टी ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं। जी, बिल्कुल। ये इसको जो है मैं कतई तौर पर काबिल-ए-एतनाज़ जो है ना वो नई चीज़ समझता कि मैं इसको काबिल-ए-तवज्जुह चीज़ समझूँ। सोशल मीडिया की बात है। ये सोशल मीडिया की बात है। इस वक़्त मुकम्मल तौर पर सुबह उनके कंट्रोल में है। ऐसा ही है। पैसे कमाने के लिए सुबह किसी की मुखालफत उनको नहीं रोक पा रही कि मैं उनकी मुखालफत करूँ या कोई और सियासी जमात मुखालफत करे, और डेर इस्माइल खान के काम करने के लिए उनके लिए सियासी जमातों की मुखालफत रुकावट बन जाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मुकम्मल इख्तियार उनके पास है और ये जवाबदेही उनको करनी पड़ेगी। ऐसा ही है। कि इतनी मुकम्मल इख्तियार की हुकूमत होते हुए भी अगर आप डेर इस्माइल खान में काम नहीं कर सकते और आप जो है वो कभी घोड़े बना रहे हैं, कभी दरवाजे बना रहे हैं। अच्छा, मुझे इससे याद आ गया, फ्लाईओवर का काम हो रहा है। जी। फ्लाईओवर का काम आप देख रहे हैं, सबके सामने है, तो काफ़ी टाइम हो गया इसको। इसके तासुरात आखिर देखिए, मैं डेर इस्माइल खान में कोई एक ईंट भी रखेगा ना, तो मुझे खुशी हो।
मैं इसमाइल खान का बासी हूँ, ये मेरा शहर है, बिल्कुल ये मेरा घर है, ये खूबसूरत होगा तो हम सब खूबसूरत होगा। दूसरा ऐसे सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि क्या जब हम मैनेजमेंट की साइंस को समझते हैं, तो बुनियादी तौर पर हमें ये समझना पड़ता है, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी पड़ती है कि ये चीज़ जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसके करने के लिए ज़रूरत भी मौजूद है या नहीं मौजूद? हाँ, या ये कि इससे भी बड़ी कोई और ज़रूरत मौजूद है या नहीं है? अगर उससे कोई प्रायोरिटी में बड़ी ज़रूरत मौजूद है, तो पहले उसकी तरफ जाऊँगा। ऐसा ही है बिल्कुल। और दूसरा ये कि एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए ना करूँ कि ये हो जानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट से फिर मुझे कमीशन मिलेगा और फिर मुझे इतने में जो है वो चीज़ मिलेगी, तो मैं उसके लिए ये काम करूँ, ज़रूरत की बुनियाद ऐसा ही। आप करें। इस्माइल खान का एक फ़र्ज़ आपके साथ है, लेकिन बिल्कुल। पहले ये तय्युम कर लें कि ये काम जो आप करने जा रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है? आपके कहीं कहीं आपके जो इसका जो ड्रेनेज का जो सिस्टम आपने बनाया हुआ है, कि उस तरह का हाल ना हो जाए कि आज जब बारिश का होता है तो जो है वो 2-2 3-3 फुट जो है वो पानी आपने ड्रेनेज का सिस्टम बनाया था इसलिए कि जो पानी निकास का पानी निकलेगा डेरा इस्माइल खान से और वो दरिया में गिरेगा, वो बजाय इसके बारिश होती है और 3-3 फुट और 4-4 फुट पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। एलजी बंद हो भई उसका हाल इस तरह ना हो, तो पहले अपने ज़ाती और माली मफादात से हटकर आप ये सोच लें कि ये प्रोजेक्ट जो है इसका फ़ायदा वो डेरा इस्माइल खान के लोगों को होगा या नहीं, या प्रायोरिटी में ये नंबर 1 होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ये तो बुनियादी चीज़ है, बाकी तरक्कियाती कामों पर कौन डेरा इस्माइल खान का शहरी कह सकता है कि ना हो? ऐसा ही है बिल्कुल। सर कुछ सियासतदान जो हमारे आप जैसे कह रहे हैं हमारे 2 घोड़े लगाकर उसकी तशहीर करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हालाँकि जमीयत उलमा इस्लाम ने मेगा प्रोजेक्ट किए हैं बाकी दे खान के अंदर। अभी आप कह रहे थे कि अगर ये मेगा प्रोजेक्ट को हटा दिया जाए, तो डे खान बचते ही नहीं है पीछे। मैं इसका ज़रा थोड़ा तफ़सील से जवाब देना चाहता हूँ। मैंने जैसे पहले आपके सवाल के जवाब में कहा, आप देखें, आप स्टार्ट ले लें, हज़रत मुफ्ती साहब के ज़माने से। आप गोमल यूनिवर्सिटी से शुरू हो जाएँ, आप सीआरबीसी, आज भी डेरा इस्माइल खान अगर का जो 40-50% रकबा जो है, वो सरसब्ज़ और शादाब है, ऐसे ही। तो वो उस सीआरबीसी की वजह से। जी, बिल्कुल ऐसे। आप डेरा इस्माइल खान का एयरपोर्ट देखें, आप उस वक़्त के ज़माने के कॉलेजेस देखें, उसके बाद आप आ जाएँ, आज इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत हेल्थ की, अस्पतालों की। मैं परसों जब ये आफ़त आई तूफ़ान और इसमें, तो मैं अस्पताल गया, इंतहाई मुझे अफ़सोस हुआ कि एक-एक बेड पे 3-3 लोग पड़े हुए। यानी मेरे सूबे का डम्मी ही सही, लेकिन है तो वज़ीर आला ना, बिल्कुल ऐसे ही। कठपुतली ही सही, लेकिन है तो वज़ीर आला ना, इख्तियार तो है ना। उसके घर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल आधा किलोमीटर के फासले पर होगा, आधा किलोमीटर। लेकिन आधे किलोमीटर के फासले पर बने हुए उस अस्पताल में वो एक-एक बेड पर 3-3 लोग पड़े हुए थे और मुझे इंतहाई अफ़सोस हुआ। ये जो अस्पताल बना हुआ है, आपको शायद याद हो या ना हो, हमें तो याद है। बिल्कुल, याद ये एक सुर्ख ईंटों का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हुआ करता था और उसकी इमरजेंसी के बाहर मैंने खुद अपनी आँखों से गधे देखे हैं कि गधे खड़े हो। इसको इस तर्ज पर पहुँचाना, ये जमीयत उलमा का काम है। हाँ, बिल्कुल। 300 बेड पे मुश्तमिल अस्पताल जो है मुफ्ती महमूद अस्पताल, ये जमीयत उलमा इस्लाम का कारनामा है। कैंसर अस्पताल, ये जमीयत उलमा इस्लाम का कारनामा है। इसी से गोमल मेडिकल कॉलेज जो है, वो जमीयत उलमा इस्लाम बहुत बड़ा कॉलेज। का कारनामा है। डेरा इस्माइल खान आप तालीम के हवाले से देखें, यूनिवर्सिटी थी तो मुफ्ती साहब की, अभी ये जो ज़रूरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, तो ये मौलाना साहब। आप कॉलेजेस को देख लें, इसमें जो जितनी अपग्रेडेशंस हुई, ये जमीयत उलमा इस्लाम ने की। ऐसा ही। आप डेरा इस्माइल खान के बोर्ड को देख लें, बन्नू हमारे लोग जाया करते थे बिल्कुल, देखा और है। बन्नू से डेरा इस्माइल खान को हम बोर्ड लेकर आए, तो ये जमीयत उलमा इस्लाम का करना। आप डेरा इस्माइल खान में सुई गैस का नामो-निशान नहीं था। नहीं था बिल्कुल। गैस आई, तो गुरगुरी गैस जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम का कारनामा है। उसके बाद आप सीपैप को देखें, जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। यानी 120 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, ठीक है? ये आप आज आप इस्लामाबाद जाते हैं 3 घंटे के फासले के उस पर आप जो है ना इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। अभी इस वक़्त डेरा इस्माइल खान में एक कार्गो एयरपोर्ट जो है वो उसकी फिज़िबिलिटी और उसके लिए लैंड एक्वायर करने के मरहले पर ये जमीयत उलमा इस्लाम का कारनामा है। जितनी आप तारीख उठाकर देख लें, जितनी स्कूलों की अपग्रेडेशंस हुई, प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई और हाई से हायर सेकेंडरी, आप वो देख लें, किसी शोबे में, यानी आप हेल्थ को देख लें, आप एजुकेशन को देख लें, आप एग्रीकल्चर को देख लें, आप रोड्स को देख लें, आप मोटरवेज़ को देख लें, आप एयरपोर्ट्स को देख लें, आप यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, ये सब जमीयत उलमा इस्लाम का कारनामा है। ये इसकी तशहीर
जो है ये अपनी जगह पे होगी। ये तो डेरा इस्माइल खान की एक एक फर्क को अजबर है, हर किसी को पता है, मालूम है, जानते हैं। बाकी अगर वो एक घोड़े लगाने पर तशहीर करते हैं तो फिर इसका फैसला डेरा इस्माइल खान के लोगों को करना होगा ना। चाहिए बिल्कुल कि अगर आपको ये भी अजबर है कि डेरा इस्माइल खान का एक एक प्रोजेक्ट जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की मरहूनी मिन्नत है, जी हाँ और वो एक घोड़े की तशहीर पर जो है, और आज भी मैं आपको बता दूं, ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये रिकॉर्ड पर आप जाकर चेक कर लीजिए, इस वक्त भी तकरीबन हर महीने 1.5 महीने में 10 करोड़ PMA के लिए आता है, 10 करोड़, और उसमें से 3 करोड़ पहले ही पहुंचने से पहले ही वो जो है हमारे MNA सबकात में चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर बाकी 7 करोड़ पर तकरीबन लगभग मैं आपको हिसाब बताऊं, आप चेक कर लीजिए, 7 करोड़ पर जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट का मेयर साहब भी पल रहा होता है, हमारे वज़ीर आला साहब के घोड़े भी उस पर पल रहे हैं, उनके जो है वो और सारी चीज़ें भी पल रही होती हैं, और TMA के मुलाजिमीन जो है उनकी तनख्वाहें उनको मांग तांग कर जो है उनको दी जा रही होती है, पानी खड़ा होता है तो उसके लिए उनको लोग नहीं मिल रहे होते हैं। ये पोजीशन है कि हर महीने 1.5 महीने में ये अमाउंट आती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक चीज़ की मैं बता रहा हूँ। एक चीज बताइए, और काफी सारी चीजें और का हिसाब किताब अगर जो गंदम का हिसाब स्कैंडल हुआ आपके हाँ, क्या डेरा इस्माइल खान के एक एक फर्क को उन लोगों के नाम नहीं मालूम कि जिन्होंने ये सारा कुछ किया। वहां पर आप सोलराइजेशन का प्रोजेक्ट देख ले, एक कोहिस्तान का जिला जिसकी टोटल ADP जो है, टोटल ADP वो शायद 60-70 करोड़ रुपए सालाना तरक्याती बजट ना हो, वहां 40 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आया, 40 अरब। और आपको ये भी बता दूं, आप डेरा इस्माइल खान में बैठे हुए हैं, कि ये जो कैंट में सेनेटर गुलजार साहब का जो घर जो हमारे वज़ीर आला साहब के जी हाँ फ्रंट के लोगों ने खरीदा है, ये भी उन्हीं 40 अरब के स्कैंडल के साथ जो है इसका लिंक है। लिंक है मुसलिक हो जी, ये आएगा मंजर आम पर, और आपको नजर आएगा। लेकिन ये चीजें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम का जो है वो मंसूबे वो खुद चीख रहे होते हैं, वो बबांग दोहल ऐलान कर रहे होते हैं कि ये जमीयत उलमा इस्लाम का कारनामा है। इनके क्रेडिट पर हैं घोड़े जो बेचारे न चीख सकते हैं, न लोग उसके बारे में, तो इसलिए फिर उनको तशहीर करनी पड़ती है। सर मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूँगा ये हमारे आप आए ना, ये घर के साथ इतना बड़ा कॉलेज है। मैं उस वक्त छोटा था, मौलाना साहब आए थे यहाँ पर, तो ये कॉलेज भी माशाल्लाह मौलाना साहब के उसमें है, ये और वोकेशनल कॉलेज सीखने के लिए बहुत बड़ा कॉलेज देखा है आपने? देखा है मैंने। बिल्कुल ये घर के पास है। सर डेरा इस्माइल खान में अमन और अमान एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, या ये सब कुछ ऐसा चलता रहेगा, या इस पर भी कुछ सोचा है? सिर्फ डेरा इस्माइल खान ने, बाकी इलाके भी, लेकिन तमाम निज़ाम हमारा सूबा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इंतहाई मुश्किलात में घिरा हुआ है। कोई रिट नहीं है। अभी अभी इससे 3-4 दिन के अंदर आप और मैं जब बात कर रहे हैं, CPEC जो चाइना का प्रोजेक्ट है, चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट की सिर्फ इसलिए कि ये यहाँ से जो है वो सामान, इनका सामान चाइना से आएगा और गवादर तक जाएगा और फिर वहां से वो आगे जाएगा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। उस CPEC का हाल ये है कि इन 3-4 दिनों में जब मैं आप बात कर रहे हैं, 3 से 4 दफा जो है वो बंदूक बरदार वो CPEC पर निकले हैं और उन्होंने नाके लगाए हैं और उन्होंने गाड़ियों को रोका है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को, दुनिया आप चाइना को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, और इस इन्वेस्टमेंट का हाल ये है कि यहाँ पर बंदूक बरदार जो है वो लोगों की गाड़ियों को रोकते हैं, रास्ते रोकते हैं, तो फिर वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो आपके हाईवेज को रोक देते हैं, आपके हाईवेज से बाहर निकल आते हैं, आपके 2-3 तहसीलें तो बिल्कुल नो गो एरियाज बन चुकी हैं, वहाँ पे लोग जा नहीं सकते हैं, सरकारी एहलकार तो जाने का नाम नहीं ले सकते। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और काजी साहब, जिस सूबे के वजीर आला के बारे में पाकिस्तान का वजीर दाखिला, पाकिस्तान का विफाकी वजीर दाखिला जिस सूबे के वजीर आला के बारे में कहता हो कि जी ये तो बंदूक बरदारों को भत्ता देता है, तो वहां पर अमन अमान की क्या बात आप पूछते हैं? मैं क्या बात करूंगा और आप क्या बात करें? सर अभी हाल ही में ये जो आप बता रहे हैं, ये टूल प्लाजा पर एक वेल पर्सनैलिटी कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे मौलाना असद महमूद साहब के साथ ये वाक़या पेश है। सोशल मीडिया पर काफ़ी चला है इस पर। सर इसकी हकीकत क्या है सर? इस वाक़े की थोड़ा देखिए, इस वाक़े की हकीकत ये है कि अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं ना कि इस दिन हमारा ये कठपुतली वज़ीर आला उसकी रोड से आधा घंटा पहले गुजरता है, ठीक है, फिर उसके आधे घंटे के बाद हमारा गवर्नर साहब उसी जगह से गुजरता है, फिर उसके आधे घंटे बाद मैं खुद मौलाना साहब के साथ मौजूद था, गाड़ी में हम लोग पेशावर जा रहे थे, तो हम गुजरते हैं। ठीक हो गया। अब कम अज़ कम 3 VIPs जो हैं इनके काफिले यहाँ से गुजरे हैं। अब ये किस तरह का रोड सिक्योर होना चाहिए, देखिए वज़ीर आला भी गुजर रहा है, गवर्नर भी गुजर रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब भी इससे गुजर रहे हैं। ठीक हमारे आधे घंटे के बाद असद महमूद का जो है वो काफिला वो यहाँ आता है,
तो 40 से जो है वो 35-40 मुसल्ला लोग वो रोड पर खड़े होते हैं। रोड को मुकम्मल तौर पर उन्होंने कैप्चर किया हुआ है और वो गाड़ियों को रोकते हैं और वो असद से मुतालबा करते हैं कि जी आपने हमारे साथ चलना है। तो असद ने कहा कि जी आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि मैंने आपके साथ चलना है? उन्होंने कहा जी हमारे अमीर साहब का हुक्म। तो वो असद ने कहा कि जी आपके अमीर का हुक्म ये होगा, मुझे मेरे अमीर ने ये हुक्म दिया है कि जी आपने इस तरह बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है। तो वो फिर हुआ ये कि उनके अमीर की तरफ से जो है उनको कॉल लगा, अभी इसमें 10-15 मिनट लग गए। ठीक है। उनके अमीर की तरफ से उनको इत्तला आई कि ये आप हमें लगता है हमने गलत आदमी पर हाथ डाल दिया था, हम किसी और के लिए खड़े थे और जो है वो इन्होंने जो है वो गलत उस पर कर लिया, तो हम आपसे माजरत करते हैं तो आप जाएँ। लेकिन बहरहाल एक वाक़या तो बहुत है। बड़ा वाक़या है सर, दिल खान है। है। जैसे आप कह रहे हैं मौलाना साहब उसी वक़्त गुज़रे हैं। जी, सीएम साहब वज़ीर-ए-आला गुज़रा है, गवर्नर गुज़रा है, फिर हम गुज़रे हैं, मौलाना साहब जी का काफ़िला गुज़रा है और हमारे 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद जो है वो 35-40 मुसल्मान लोग जो है वो इंडस हाईवे पर आ जाते हैं। जी हाँ। किस किस्म का अमन एक होगा? आम शहरी के लिए तो ये तो आप आम बताएँ, शहरी आपके यहाँ डेरा इस्माइल खान में यहाँ पे दिन दिहाड़े जो है वो ताजिरों का वो नहीं हुआ, कत्ल नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा। अब ये इसको हम कहेंगे कि ये एक वज़ीर आला का ज़िला है या ये वज़ीर आला है या इसका इसका वो जो है वो इख्तियार है या इख्तियार चलता है इसका। तो अगर इस तरह के इख्तियारलेस जो है हुक्मरान हमारे होंगे, यही सूट करते हैं ना हमारे एस्टेब्लिशमेंट। ऐसा ही है बिल्कुल। अगर कोई इख्तियार इस्तेमाल करना जानता हो या वो इख्तियार इससे जो है वो इस्तेमाल करने का तरीका आता हो या वो करना चाहता हो, तो वो ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को पसंद होगा या इस तरह इख्तियारलेस जो है ये बेदस्तोपा जो है वो उनको पसंद होगा। बस इसलिए तो ये हाल है। सर रोज़नामा मशरिक 25 अगस्त की खबर है। पीडीएम के दौर में वज़ारत मवासलात में अरबों रुपए के गबनों का इंकशाफ हुआ। लिखा गया कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में गैर कानूनी भर्तियों के नतीजे में कौमी खजाने को 1 अरब 21 करोड़ 27 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये वज़ारत तो आपकी जमात के पास थी। अब लिखाई गया इसको इसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर ले। ठीक। एक है वज़ारत मवासलात के अंडर पोस्टल सर्विसेज़ ठीक। जिसमें भर्तियाँ हों। ठीक। मैं उस पर आ जाता। मैं खुद इस फ़ील्ड में रहा हूँ। किसी पोस्ट को लाने में, उनको भर्ती के लिए मुकर्रर करने में, तो मिनिस्टर का प्रेशर हो सकता है कि जी आप जो है ये आपके पास कितनी पोस्ट वैकेंट है। बल्कि मेरे हिसाब से अगर कोई मिनिस्टर सबसे पहले उसका बुनियादी काम है तो वो ये है कि वो जब पहले दिन जाएगा अपने ऑफिस में, तो उसके वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि जी मेरी एस्टेब्लिशमेंट क्या है, मेरे ऑफिस का निज़ाम जो है जितना भी एस्टेब्लिशमेंट जो काम कर रही है वो किस अंदाज में, किस मैकेनिज्म के साथ काम कर रही है। दूसरा ये कि कितनी पोस्टें हैं जो वैकेंट हैं और कितनी पोस्टें जिस पर लोग काम कर रहे हैं। अगर वैकेंट हैं तो उसकी ज़रूरत है या नहीं है, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर हैं क्यों, और अगर ज़रूरत है तो फिर खाली क्यों। ठीक है, तो आप ये जब ब्रीफिंग ले लेते हैं कि जी आपके यहाँ अफसरान कितने हैं, आपने मालूम कर लिया फलां अफसर फलां जगह काम कर रहा है, ये कर रहा है, ये पोस्ट है वैकेंट, तो आप कह देते हैं जी अगर ये आपकी ज़रूरत है तो आप इनको मुस्तैद कर दिया मुस्तैद। ठीक है, अब लोगों ने अप्लाई करी। अब जो उसके लिए कमेटियाँ बनती हैं, जो हमारा एसओपी है, स्टैंडर्ड जो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो ये है कि उसके लिए एक कमेटी बनती है और वो रिक्रूटमेंट करती है। वो कागज़ात उसके लिए एक क्राइटेरिया तय कर लेती है। अब क्राइटेरिया में क्या चीज़ें हैं? क्राइटेरिया में क्या है कि आपने इश्तिहार देना है, उसको मुश्तहर करना है, ठीक है। फिर आपने दरखास्तें वसूल करनी है। फिर आपने जो उसका क्राइटेरिया रखा हुआ है उस पर उसको चेक करना है कि जी आया ये जो दरखास्तें हैं उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं या नहीं उतरती हैं। फिर उसके बाद आपने टेस्ट लेना है। फिर टेस्ट में कामयाब लोगों को आपने इंटरव्यू के लिए कॉल करना है और फिर आखिरी उसका जो है कि जब आप सिलेक्शन कर लें इंटरव्यू में, तो फिर आपने उनकी मेडिकल फिटनेस चेक करनी है कि वो मेडिकली फिट हैं या नहीं फिट नहीं है। ये एक एसओपी है जो आपको हर जगह पे पूरा करना होता है। अब मिनिस्टर आया, उसने चेक किया, उसने पोस्टों के बारे में कह दिया कि ये खाली हैं, तो आप इसको मुस्तैद क्यों नहीं करते? कर दिया मुस्तैद। अब उसके बाद तो मिनिस्टर का काम ये नहीं है ना कि मिनिस्टर उस कमेटी में शामिल होते हैं, उसमें तो सरकारी अफसरान शामिल होते हैं। उससे तो बंदों को लाना था, बस वो आ गए, सरकारी अफसरान शामिल हैं, सरकारी अफसरान ने इश्तिहार दिए, सरकारी अफसरान ने उसके लिए कमेटी बनाई, फिर कमेटी के बाद लोगों ने कागज़ात जमा किए, फिर कागज़ात की स्क्रूटनी हुई, फिर स्क्रूटनी के बाद टेस्ट हुए, फिर टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुए, फिर इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हुई, फिर सिलेक्शन के बाद मेडिकल हुआ। ठीक है, आप बताएं इसमें मिनिस्टर का रोल किधर आ गया? सारा ब्यूरोक्रेसी का रोल है। जी हाँ, ऐसे ही है। तो अगर पहले तो ऐसी कोई बेकायदगी हमारी नज़र में अगर है तो फिर निकालें ना आप। जी। ठीक है, और अगर आप किसी
सियासी बुनियाद पर किसी बंदे को निकालेंगे एक पूरे प्रोसीजर से होकर गुजरने के बाद, तो फिर आप कानूनी जुर्म कर रहे हैं, फिर अदालत आपका रास्ता रोकेगी। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर प्रोसीजर में गलती हुई है तो पहले आप लाएं, और जिन रिक्रूटमेंट कमेटी ने जो ये सिलेक्शन की है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। किसने रोका आप? दूसरी बात, फंड्स के हवाले कि जी वजारत मवासलात जो है वो चूंकि हमारे पास थी तो फिर वहां पर ये हुई है, तो खुदा के बंदो, अखबारात में इश्तिहारात, अखबारात में खबरें क्यों देते हो? अगर आपके पास कोई चीज है तो सामने लो। सामने लेके आओ। हाँ। फिर आप अभी तक ये तकरीबन 1.5 साल इस हुकूमत को हो गया है, 1.5 साल, तो 1.5 साल में कौन सी चीज है जो आप साबित ही हो। आपने साबित की हो, आप केस सामने लाए हो कि जी। ये तो आपके पास वजारत मवासलात थी तो आपने ये किया तो हम आपके खिलाफ केस ला रहे हैं, तो लाए ना, किसने रोका आप? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सामने लाएँ तो बात बनेगी ना। ये इल्जामात हम पर जमानों से लगते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ये जुर्रत नहीं हो सकी कि वो एक कि उसको रिकॉर्ड पर ला सके या शो कर सके लोगों के सामने। अगर आपके पास इस हवाले से कोई चीज़ है तो आप लें। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग से काम नहीं चलेगा। सीधी-सीधी बात है, आपके पास कोई चीज़ है तो सामने लाएँ। सामने लेके आए। सोशल मीडिया पर मशहूर है कि 2013 के इलेक्शन में अली अमीन को फ्रंट लाइन पर जमीयत हिलाई थी, और वो भी क्यूम नवाज़ हिसाम की मुखालफत में। क्या ये सच है? अल्हम्दुलिल्लाह हम इस गुनाह में शरीक नहीं। नहीं है। ये भी इल्ज़ाम है। यानी लुत्फ़ुर रहमान जहाँ पे खुद इलेक्शन लड़ रहा हो, ठीक है। ठीक है? और हमारे हिसाब से लुत्फ़ुर रहमान साहब ये इलेक्शन जीत चुके थे। और मुझे आज भी याद है कि डीआरओ ने बाकायदा मौलाना साहब को कॉल करके मुबारकबाद दी थी कि जी एनए 24 जो है, ये 44 अभी जो अभी हो ये वाला जो है, कि जी ये भी आपका क्लियर हो गया है, और आपका जो है लुत्फ़ुर रहमान साहब का सिटी भी क्लियर हो गया है। मुझे आज भी याद है उस वक़्त शायद कोई 250 के लीड से वो जीते थे। सुबह जब हम उठे तो नताइज तब्दील थे, और अजीब बात आपको बताऊँ कि पहले नंबर पर लुत्फ़ुर रहमान साहब थे, दूसरे नंबर पर क़य्यूम इस्लाम थे और तीसरे नंबर पर अली अमीन था। दूसरे नंबर वाला चेंज नहीं हुआ, तीसरे नंबर वाला पहले नंबर पर चला गया और पहले वाला तीसरे नंबर पर आ गया। दूसरे वाला उसी जगह पे खड़ा है, बैठा था। उसी जगह पे खड़ा है। ये अनहोनियाँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, और जब हमने पूछा कि जी ये क्यों इस तरह हुआ, तो हमें बाद में बताया गया कि जी ये सीट हमारे हिसाब से हमने पहले पीटीआई को दी हुई थी, तो इसलिए हमने फिर उसे हमें दोबारा लेके आए। तो अ, ये सीट जमीयत से छीनी गई, और हमने ये सीट जीती हुई थी 2013 में भी, लेकिन सिर्फ चूंकि वहां 2013 में उनको इक़्तिदार देना जो है वो मकसूद था, तो इसलिए उन्होंने पहले से तय की हुई थी कि जी ये सीट फलां को देनी है, ये फलां को देनी है। तो मेरी मालूमात के मुताबिक बाकायदा जो है वो उस वक्त दिया रोज जो है वो जज साहबान थे, तो इतना ज्यादा उन पे जोर नहीं चलता था जितना आज कल ये जो एसीज डीसीज पे चलता है। तो उनसे सिर्फ खफगी का इजहार किया गया कि जी ये सीट तो हमने पीटीआई को दी हुई थी, आपने कैसे इसको वो कर दिया। और मुझे आज भी याद है, अगर आप लोगों को शायद याद हो, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों ने डीआरओ साहब के इस कॉल के बाद हमने रैली भी निकाली थी मुबारकबाद की, और सुबह जब हम उठे तो उन्होंने कहा जी ये वो तो रिजल्ट हो गया है, तीसरे नंबर वाला पहले पे चला गया, पहले वाला तीसरे पे आ गया, दूसरे वाला नवाज इस्लाम साहब जो है वो उसी जगह मौजूद थे, वो हिले भी नहीं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, ये बुजुर्गों की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के गुनाहों से हमेशा महफूज रखता है, जो सवाल आपने किया है। जी। अच्छा मौलाना साहब, 18 जुलाई 2025 इस्लामाबाद से एक मशहूर फेमस बंदा फ़र्क खोकर साहब जमात में आते हैं, शमूलियत होती है उनकी जमात में। क्या इनके आने से वाक़ई जमात को फ़ायदा हुआ है या आइंदा होगा, या फिर इनको क्यों लेके आए? क्या इनको आगे इनको सीट देने का प्लान है? देखिए भाई साहब, फ़र्रुख खोखर साहब हमारे भाई हैं, वो काफ़ी अरसे से आते जाते थे। जी। जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से क्यों उनके दिल में आए, ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी अरसे से आना जाना भी था, हमारे पास साथ मौलाना साहब के पास भी आना जाना था, मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब के पास भी आना जाना था, हमारे बाकी दोस्तों के पास पिंडी इस्लामाबाद के उनके साथ भी उनका आना जाना ताल्लुक था। उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की ख्वाहिश का इज़हार किया। अब जिस जमात को मैं अपने लिए खैर का ज़रिया समझता हूँ, मेरे सामने अगर कोई उस जमात में शमूलियत की बात करेगा, तो फिर मैं तो लाज़मी बात है मैं उनको कहूँगा ये आमन आए हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमने उनको खुशामदीद कहा, और इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि वो उनके जो ताल्लुकात हैं, उनका जो
पिंडी इस्लामाबाद में एक असर रसूख है, वो जमात के हक में इस्तेमाल होगा और इंशाल्लाह जमात के लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनेगा। बाकी जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, तो इलेक्शन तो जमात उसी वक्त फैसले करती है। ना मुझे अपने बारे में मालूम है, ना मुझे किसी और के बारे में मालूम है। जब जिस वक्त जमात फैसला करेगी, हमारे लिए तो वही फैसला होगा। अगर वो कहेंगे कि जमात कहेगी कि इलेक्शन लड़ना है, तो इलेक्शन हम सब लड़ेंगे। नहीं कहेगी तो फिर हम खिदमत करेंगे। अब बड़ों के फैसले हैं। बड़े सर एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, जमातें अक्सर अपने मुखलिस कारकुनान को नज़रअंदाज करती, ऐसा क्यों? हाँ, अगर ऐसा होता है, तो ये लम्हे फ़िक्रिया है। मैं तो सिर्फ़ जमीयत उलमा इस्लाम की हद तक बात कर सकता हूँ। ठीक। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम अ, सियासी जमात, वो ज़रूर उन पहलुओं को सोचती है कि जिससे जमात का फ़ायदा हो। जमात को की तरक्की का एक रास्ता उससे खुलेगा। उसके लिए सोचना ये जमात का इस्तेहकाक भी है और होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम उसको इस पे महमूल करें कि जी नज़रियाती कारकुन का रास्ता रोका जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। अभी इस वक़्त अभी 2 महीना, डेढ़ महीना पहले आपने केपी में सेनेट के इलेक्शंस देखे। हमारे पास टोटल 18 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं, 18। 19 पर एक सेनेटर मुंतखब हो सकता है जनरल, 19 पर, और हमारी कितनी तादाद है? 18। 18। तो बड़ी मुश्किल से यानी आप 18 पर एक सेनेटर को मुंतखब कर सकते हैं, जो शक व शुबे से निकला वो। निकला हुआ। जनरल के अलावा टेक्नोक्रेट पर अगर आप किसी को मुंतखब करते हैं, तो टेक्नोक्रेट पर आपको 49 वोट्स चाहिए। अब हमारे पास 18 वोट हैं। लाज़मी बात है, जब हम अपोज़िशन के साथ इत्तेहाद करेंगे, तो अपोज़िशन को के वोट हमें चाहिए होंगे। अब अपोज़िशन के पास 53 वोट है, लेकिन आपको पीपल्स पार्टी से भी बात करनी है, आपको मुस्लिम लीग से भी बात करनी है, आपको एएनपी से भी बात करनी है, आपको परवेज़ खटक साहब से भी बात करनी है। आपकी बात बनती है, आपकी बात नहीं बनती, कोई पता नहीं है। लेकिन 18 तो जो आपके वो हैं, वो तो कन्फर्म है, बाकी आपकी जो कन्फर्म नहीं है। तो हमने जो 18 पे एक कन्फर्म सीट जनरल की निकलती थी, वो हमने अपने नज़रियाती कारकुन मौलाना अताउल्लाह दरवेश साहब को दी, जो हमारी सूबाई सेक्रेटरी जनरल थी, बिल्कुल, ठीक है? तो नज़रियाती कारकुन जो है, वो जो कन्फर्म सीट थी, उसपे नज़रियाती कारकुन आ गया। जो टेक्नोक्रेट्स की सीट थी, जिसपे हमें ये था कि जी पता नहीं पीपल्स पार्टी वाले हमें वोट देते हैं, नहीं देते, मुस्लिम लीग वाले हमें वोट देते हैं, नहीं देते, एएनपी वाले वोट देते हैं, नहीं देते, परवेज़ खटक साहब वाले हमारे जो दोस्त हैं, वो वोट देते हैं, नहीं देते। जो रिस्क की सीट थी, उसपे हमने दिलावर खान साहब को जो है वो टिकट दी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इत्तेफ़ाक ऐसा बना कि जी हमने जनरल की सीट भी निकाल ली और हमने टेक्नोक्रेट की सीट भी निकाली। दोनों सीटें निकाल। दोनों सीटें निकाली। लेकिन अब जो आपका सवाल है, मैं उसमें सवाल के तनाज़ुर में बात करना चाहता हूँ कि जो कन्फर्म सीट थी, हमने उसमें अपने नज़रियाती कारकुन को आगे रखा है। मैं ये भी समझता हूँ कि दिलावर खान साहब जो हैं, वो जमीयत में जब आ गए, जमीयत में रुकनियत का जो है वो उन्होंने फॉर्म फिल कर लिया, तो मैं ये पैमाना कम से कम अपने दिल में नहीं रख सकता कि मैं अपने आप को ज़्यादा नज़रियाती कारकुन समझूँ और उनको कम नज़रियाती कारकुन समझूँ। वो शायद मुझसे ज़्यादा नज़रियाती कारकुन हो, क्योंकि एक शख्स जब जमात में आता है, बस मेरे लिए वही काफ़ी है कि वो जमात में आ गया है। अब ये मैं इसमें फ़र्क करूँ, डिफरेंशिएट करूँ, फलाँ जो है वो नज़रियाती कारकुन है, फलाँ नज़रियाती कारकुन नहीं है, वो तो सरमायादार है। तो क्या सरमायादार जो है, वो नज़रियाती कारकुन नहीं हो सकता? सरमाया अल्लाह ने उसको दिया है, किसी और नज़रिया से अलग नज़रियात है, अलग चीज़ है। हमने इन 2 चीज़ों को एक-दूसरे का मुकाबिल क्यों बना दिया है? ऐसे। हमने एक-दूसरे को इसको इन 2 चीज़ों को मुतज़ाद क्यों बना दिया कि जी अगर किसी के पास सरमाया है, तो फिर वो नज़रियाती नहीं हो सकता, और अगर किसी को कोई नज़रियाती है, तो फिर वो जो है वो गरीब ही रहेगा। जी हाँ। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया कि एक तरफ हमारे सूबे के जनरल सेक्रेटरी है और एक तरफ जो है हमारा दोस्त है जो जमीयत में अभी शायद कुछ साल हुए हैं जो शामिल हुआ है, तो हमने जो कन्फर्म सीट थी वो अपने उस ज़रई ओहदेदार को दी, और फिर उस दूसरी सीट जो है वो हमने दिलावर खान साहब को दी, उस सरमायादार को दी, जो मैं समझता हूँ कि शायद जमीयत में आने के बाद मैं कम से कम ये तोल नहीं सकता कि मुझसे नज़रियाती तौर पर कौन ज़्यादा है और कौन कम है। कौन काम? लेकिन बहरहाल आपके सवाल के जवाब में मुझे ये इसकी वो देनी पड़ी, ये नज़रअंदाज नहीं करते। नज़रअंदाज नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई जमात सियासी जमात करती है, अपना नुकसान करती है। ठीक है। मुखलिस कारकुन आप किसे कहते हैं, अपने नज़दीक? देखें, अभी आपकी इससे पहले के सवाल, मैं सियासत में हूँ अपने नज़रियात के लिए। ठीक है। मैं जमीयत उलमा इस्लाम में हूँ नज़रियात के लिए।
अगर मेरा नजरिया कायम है और जमात मेरे नजरिए की मुहाफिज है, जो जिस लिए मैंने सियासत करनी है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जमात कर रही है, उसके बाद ये जमात का प्रोरोगेटिव है कि वो मुझसे क्या खिदमत लेती है, क्या खिदमत नहीं लेती। आज मुझे एक खिदमत के लिए मुंतखब किया गया, अगर मैं उस खिदमत का अहल हूँ तो मैं करूँगा, मुझे जमात ने हुक्म दे दिया मैं करूँगा। जमात कहती है नहीं, आप सिर्फ एक जो है जमात नज़रियाती तौर पर जमात के साथ वाबस्ता रहो। ये वो नज़रियाती कारकुन होता है जो सिर्फ नज़रिए की बुनियाद पर जमात जमात से वाबस्ता होता है, उसके अपने कोई ख्वाहिशात नहीं होती कि मुझे मुझे उसके बदले में फिर इन नज़रियात के बदले में मुझे ये मिलेगा या इन नज़रियात के बदले मुझे ये मिलेगा। वाले मौलाना साहब अक्सर जब भी कोई नया मिशन का आगाज़ करते हैं, नया कोई काम करते हैं तो अक्सर देखे गए मौलाना साहब सबसे पहले हाज़िरी उनकी होती है रोज़े रसूल पर। ये अक्सर देखा गया है। क्या ये हकीकत है? कोशिश होती है उनकी। मैंने अक्सर देखा है उनको जब भी कोई नए मिशन के मैंने भी आपकी तरह ये ऐसी बात नहीं है कि या वो किसी के साथ शेयर करें या हमें कोई किसी हवाले से पता हो, लेकिन जिस तरह लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, हम भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमेशा एक नए मिशन पर, नए तहरीक पर जाने से और एक नया काम करने से पहले वो जाते हैं। बाकी अल्लाह ताला जाने और मदीना मुनव्वरा जाने और वो मौलाना साहब जाने माशाअल्लाह।